सबसे पहला सवाल, आखिर अतीक और अरशद के मर्डर के पीछे किसका हाथ, और साथ ही माफिया का मर्डर संयोग या प्रयोग, माफिया के मर्डर पर हिंदू मुसलमान क्यों, साथ ही क्या रामगोपाल यादव जो आरोप मीडिया पर लगा रहे हैं वो जायज है, क्या रामगोपाल यादव को ऐसा बयान देना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ा है। मैं प्रयागराज में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त अतीक अहमद और उनके भाई का पोस्टमार्टम चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मथुरा की माठ सीट से विधायक हैं। घनश्याम तिवारी यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही डीके दुबे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुबैर मेमन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह हमारे साथ में है। पहला सवाल राजेश चौधरी आपसे ही, विपक्ष आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जब कोर्ट के आदेश के बावजूद अतीक अहमद और उनके भाई को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय कैसे आखिर उनकी हत्या हो गई, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण आपको लगता है। विपक्ष तो कह रहा है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है यूपी में। राजेश चौधरी, देखिए, प्रयागराज की जो घटना हुई है ये एक बेहद संवेदनशील मामला है। हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक हत्यारे को दूसरे हत्यारे ने मार दिया, जिसने जीवन भर निर्दोष लोगों को मारा हो, माफियागिरी की हो, कितने लोगों को बर्बाद करने का काम किया, उस माफिया को दूसरे माफिया ने गैंगवार के तहत मार दिया। ये नहीं होना चाहिए था। किंतु इसके पीछे आपको इसकी जांच से मालूम पड़ेगा कि अब क्या होने वाला है। आप देखिए, जब से ये जांच दर खुल रही है, परतें खुल रही हैं, पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है और कई सारी चीजें खुल के सामने आ रही है। इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र मुझे नजर आ रहा है। जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ रहता था अतीक अहमद, तो लगता है उनका कहीं हाथ ना निकले इतनी बड़ी घटना में। ये कोई सामान्य बात नहीं है। सुनियोजित तरीके से बिल्कुल देखिए राजेश चौधरी, अगर षड्यंत्र है, कोई साजिश है, तो आपकी सरकार है, ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई बड़ी साजिश थी तो आप उसको यहाँ पर बेनकाब करिए। बताइए किसकी साजिश थी, इसके पीछे कौन लोग हैं। आपके सामने मंच है, आप उनके नाम रखिए। किसकी साजिश लगती है आपको। उत्तर प्रदेश सरकार बेहद संवेदनशील सरकार है। तुरंत न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, तुरंत रात में वहां अधिकारियों को भेजा गया है। प्रश्न यह है कि पुलिस अभिरक्षा में यह घटना हो गई, नहीं तो माफिया की क्या हालत होती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, विरोधी लोग तो इसमें धर्म ढूंढ रहे हैं, इसमें मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं। एक आदित्य राणा की भी हत्या हुई है, अभी उसकी मुठभेड़ में, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। वो हत्या नहीं हुई, सॉरी, तो उसका नाम कोई लेने वाला नहीं है। चूंकि इन्हें वोटों की फसल काटनी है, इन्हें तुष्टीकरण की नीति अपनानी है, इसीलिए अखिलेश जी भी कूद करके मैदान में आ जाएंगे, ममता बनर्जी भी आ जाएंगी, और तमाम जो तथाकथित सेकुलर दल हैं वो सब इनके सामने खड़े होकर के इनके पक्ष में बोलने का काम करेंगे। पर विशुद्ध रूप से यह हत्या एक हत्यारे की हत्या है और ये गैंगवार का नतीजा है। इसके पीछे साजिश बहुत गहरी है। घनश्याम तिवारी, देखिए बीजेपी विपक्षी दलों पर आरोप लगा रही है कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप लोग। आदित्य राणा के एनकाउंटर पर आप सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, और अतीक अहमद की हत्या के बाद हिंदू मुस्लिम के आरोप बीजेपी आप लोगों पर लगा रही है। घनश्याम तिवारी, नमस्कार विशाल जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। दो तीन बातें कहूंगा। यहाँ पे कहा गया पाकिस्तान, यहाँ पे कहा गया षड्यंत्र। पहली बात कि मीडिया ने अभी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रस्तुत किया है कि लवलेश तिवारी बजरंग दल का जिला सह सुरक्षा प्रमुख था। उसकी तस्वीरें स्मृति ईरानी जी की एक छोटी सी सभा में वायरल है। उसकी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के एक अन्य नेता के साथ वायरल है, जिनका नाम है पुष्कर द्विवेदी, जो प्रधानमंत्री जी के साथ भी देखे जा सकते हैं। संयोग है या प्रयोग है? अभी किसी ने कहा कि इसके पीछे कोई बड़े दल का हाथ है, बड़े गैंग का हाथ है। अब ये बताइए कि ये बजरंग दल, RSS, बीजेपी दल है, गैंग है? अगर एक सरकार अपनी नाक के नीचे 18 राउंड फायरिंग होती है, ऐसे लोग जो नौसिखी हैं, जिन्होंने पहले कभी गोली नहीं चलाई, ऐसा व्यक्ति जिसने थप्पड़ मारा हो किसी को, इसलिए जेल गया था, बजरंग दल का कार्यकर्ता निकलता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ अक्सर फेसबुक पर अपनी फोटो पेश करता है, वो उसकी टीम 18 राउंड फायरिंग करती है, चारों तरफ 18 पुलिस वाले हैं, एक गोली नहीं चलती है। सवाल ये है कि अपराध की इस तरीके से नुमाइश करने वाली पार्टी
जिसने देश को कलंकित किया कि 100 से अधिक वर्तमान लोकसभा में उसके सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनके एफिडेविट के हिसाब से, जिसने देश को कलंकित किया कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 100 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो देश को सिवाय भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को मुख्यमंत्री बना सकती है, उप मुख्यमंत्री बना सकती है, गृह राज्य मंत्री बना सकती है, वो कह रही है कि हम संतों की पार्टी हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान और षड्यंत्र का नाम लिया गया। आखिरी बात कह के अपनी बात रखूंगा, एक वाक्य दीजिए मुझे जी। मोहन, प्रदीप, महेश, नसीर, बबलू, अमित, विजय, रमेश, कुलविंदर, ये उन 40 में से कुछ सैनिकों के नाम हैं सीआरपीएफ के जो शहीद हुए थे पुलवामा में। मेरा मानना है कि पुलवामा में जो डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने कहा है, जो तत्कालीन गवर्नर थे, जो प्रधानमंत्री के ऊपर लापरवाही का सीधा आरोप लगाया है कि इनका खोखला राष्ट्रवाद है, जिसने ये घिनौना दुष्कर्म किया कि चूक हुई जहां पे हमारे सेना के जवान शहीद हुए, ताकि मीडिया में इसकी चर्चा ना हो, इसीलिए इस तरह के अपराध को सनसनीखेज बनाया गया, ताकि प्रधानमंत्री का जो ये झूठा राष्ट्रवाद है उसका पर्दाफाश ना हो। चलिए, मैं घनश्याम तिवारी में वारिस पठान के पास जाता हूं। मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपके नेता ने यह आरोप लगाया कि मीडिया ने अतीक को गैंगस्टर बना दिया। मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन चलिए, वारिस पठान अब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। विक्रम सिंह जी के पास चलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। विक्रम जी, आपको पूरा अनुभव है इस तरह के मामले में, पुलिस का क्या एक सेट प्रोटोकॉल होता है? कैसे जब पुलिस रिमांड होती है, अगर उससे मेडिकल चेकअप के लिए किसी अपराधी को लेकर जाया जा रहा है, वो भी अतीक अहमद जैसा अपराधी हो जिस पर पूरे देश की नजर हो, तो क्या आपको लगता है पुलिस की तरफ से वो सारे कदम उठाए गए या पुलिस के लेवल पर कोई चूक हुई है? विक्रम सिंह जी। विशाल जी, इसमें मुझे 2-3 जो चीजें कमी दिखाई पड़ रही है वो इस प्रकार हैं। जब पुलिस कस्टडी रिमांड मिलती है तो पुलिस कस्टडी रिमांड में जिसको कहते हैं जुडिशियल कस्टडी और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। ये न केवल एक प्रशासनिक चूक है बल्कि पुलिस की व्यावसायिक दक्षता के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नंबर 2, आपने जहां धूमनगंज थाने में पूरी नाकेबंदी की थी, सुरक्षा व्यवस्था वांछित उपलब्ध कराई थी, वहां पर बैरिकेड लगा के सामान्य जन का आवागमन आपने प्रतिबंधित किया था, वही सुरक्षा व्यवस्था आपको अस्पताल में भी सुनिश्चित करानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। मेडिकल कराने ले गए, हथकड़ी आपने लगाई, क्या हथकड़ी लगाने के पहले जो डीके बसु बनाम भारत सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस उनका पालन किया, और दोनों को, अशरफ और अतीक को एक साथ हथकड़ी लगाने का क्या औचित्य था, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। एक आदमी की हथकड़ी के लिए डीके बसु बनाम भारत सरकार के प्राविधान लागू होते हैं, एक साथ दोनों व्यक्तियों की। और जिस प्रकार आपने 3 व्यक्तियों को, और ये जो पिस्तौल है ये 15 गोली एक मैगजीन में आती हैं इसकी, और ये इतनी हैवी होती है, 9 mm की पिस्टल होती है, क्या जरूरी नहीं समझा कि माना कि वो फर्जी पत्रकार के लेकर के आईडी आ गए थे, फर्जी माइक्रोफोन वगैरह लेकर के आ गए थे, क्या जरूरी नहीं समझा कि जो आदमी पिस्तौल अगर जेब में भी रखेगा तो वो सस्पिशियस होता है, मेटल डिटेक्टर वगैरह लगने चाहिए थे, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर रखने चाहिए थे, जिसे 9 mm की एक पिस्टल जिसका क्या वेट ही करीब होता है 1 किलो, यानी 750 ग्राम से 1 किलो तक वजन होता है, क्या जरूरी नहीं समझा कि आपने वहां पे मेटल डिटेक्टर लगाए? इसके अलावा वो नजदीक आते हैं, नजदीक पहुंचने का कोई औचित्य नहीं। अगर पत्रकार वार्ता कराने का क्या औचित्य था? ये आए थे मेडिकल परीक्षण कराने, पत्रकार वार्ता करने नहीं, ये भी अनुचित था। और पत्रकार वार्ता में तथाकथित फर्जी पत्रकार आके सट करके गोली चिपका देते हैं और उसके बाद उन पुलिस के द्वारा गोली नहीं चलाई। मुझे बताया गया है कि पुलिस ने गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि उनके द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, पिस्तौलें सब बरामद हो गई थी, लेकिन गोली चलाने में यह भी संभव था कि जो पत्रकार वहां पर थे वो भी हताहत हो सकते थे। लेकिन ये अब जांच का विषय है, कमीशन आ गया है, लेकिन ये जो चूके हैं इसका जवाब यूपी पुलिस को देना होगा। मात्र 17 कर्मियों का निलंबन पर्याप्त नहीं है। जो अधिकारी थे अनुश्रवण में, मैं इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगा कि क्या प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर चूक हुई। जब मैं राजेश चौधरी के पास दोबारा जाऊंगा।